हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, उसमें हम पीएच वैल्यू को डिस्कस करेंगे और एसिड और बेसिस के कुछ छोटे टॉपिक्स रह गए हैं उसको भी डिस्कस कवर करेंगे। तो मेनली आज हमारा एसिड एंड बेसिस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो सॉल्ट्स पर बेस्ड आएगा। ठीक है, तो आई होप ये शायद सेकंड लास्ट लेक्चर हो आपके लिए इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो फोकस होगा, आज ये फोकस होगा कि वो एसिड्स और बेसिस जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो सारे एसिड एक जैसा रिएक्शन क्यों शो करते हैं मेटल्स के साथ, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या, या बेस जितने भी बेस है वो सारे एक जैसा रिएक्शन कैसे शो कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ तो होगा उनमें कॉमन, कुछ तो चीज ऐसी होगी उनमें जो मिलती जुलती होगी, तभी वो एक जैसा रिएक्शन कर पा रहे हैं। तो इसको करने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, वहां पर क्या किया गया है, वहां पर आपको एक एसिड सॉल्यूशन लिया गया है, कोई सा भी ले लीजिए आप, HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए या H2SO4 लीजिए। आप उसमें आप उसका मतलब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उसमें। या आप कोई बेस लेते हैं, जैसे आप NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए, आप उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए। तो जब आप एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना, तो वो दोनों ही सॉल्यूशन अच्छे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसका मतलब उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस। जैसे सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पीछे का रीजन इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर सॉलिड का है वो कंडक्टर तभी होगा जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने अपने एटम को छोड़ दिया है, दैट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे अगर लिक्विड में अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना जरूरी, तो आयंस का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आयंस का। इसका मतलब कहीं ना कहीं एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशंस में आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो ये देखा गया कि जो जितने भी हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी हमारे H प्लस, जितने भी हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, जैसे HCl की बात कर लेता हूं, H2SO4 की बात कर लिया जाए, या HNO3 की बात कर लिया जाए, और भी बहुत सारे एसिड है, CH3COOH, ये बहुत वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ये सारे एसिड्स की बात करें, ये अगर आप इनको पानी में डालते हैं ना, या इनकी बात करते हैं, तो इनमें H प्लस आयन, आप सभी को एक चीज इसमें कॉमन दिखेगी। वो कॉमन चीज आपको क्या दिखने वाली है? वो आपको दिखने वाली है H प्लस आयन। अभी आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये सारे एसिड्स जब पानी में इनको घोला जाता है तो ये क्या करते हैं? H प्लस आयन को शो करते हैं। सभी में आप देख सकते हैं, सभी में आप देख सकते हैं आपको H प्लस आयन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बेस की बात करें, और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं, इनके क्या आयंस बनते हैं? आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप एसिड्स और बेस की बात करते हैं, तो इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आयंस होते हैं। जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है? H प्लस आयन। क्या कॉमन है? ये H प्लस आयन। सभी एसिड्स में जो कॉमन है वो है H प्लस आयन। वहीं अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस में क्या कॉमन दिखा है? OH माइनस आयन। तो ये वो चीजें हैं जो एसिड को एसिड और बेस को बेस बनाती है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट है यानी वो एसिडिक होगा, और अगर किसी भी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर उसमें OH माइनस आयन है तो वो बेसिक होगा। अब इस चीज को मैं थोड़ा करेक्ट वे में बोलता हूं। एक क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेक्स्ट में भी आप देखोगे तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में भी वो क्वेश्चन होगा, डू एसिड कंटेन्स OH माइनस आयन या फिर डू बेस कंटेन H प्लस आयन? क्या एसिड OH माइनस आयन कंटेन करता है या फिर क्या बेस H प्लस आयन कंटेन करता है? अभी हमने देखा बेस के पास OH माइनस आयन है और एसिड के पास H प्लस आयन है। तो क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहा है हमसे, क्या एसिड OH माइनस आयन कंटेन करता है? तो इसका आंसर नो नहीं होगा, इसका आंसर होगा यस, एसिड कंटेन्स OH माइनस आयन। देखिए बात सिंपल सी है,
एसिड के पास H प्लस आयन और OH माइनस आयन, देखिए जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं ना उसमें H प्लस आयन भी होता है, OH माइनस आयन भी होता है, लेकिन H प्लस आयन डोमिनेट करता है। डोमिनेट का मतलब होता है कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन की जो मात्रा है वो OH माइनस से कहीं ज्यादा होती है एसिडिक सॉल्यूशंस में, जिसकी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन में जो हमें इफेक्ट दिखाई देता है या डोमिनेंट इफेक्ट दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है, एसिड का यानी H प्लस आयन का दिखाई देता है। वहीं बेसिस में भी OH माइनस आयन के साथ साथ H प्लस आयन भी होते हैं, लेकिन वो H प्लस आयन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, यानी कह सकते हैं OH माइनस आयन डोमिनेट करता है, डोमिनेट करने की वजह से H प्लस का इफेक्ट नहीं दिखता और सिर्फ OH माइनस का इफेक्ट दिखता है, जिस वजह से वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो एसिड्स में क्या कॉमन है, एसिड्स में कॉमन होता है H प्लस आयन, वहीं बेसिस की बात करें तो बेसिस में कॉमन होता है OH माइनस आयन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या एसिड OH माइनस आयन कंटेन करते हैं, क्या एसिडिक सॉल्यूशन OH माइनस आयन कंटेन करता है, तो आपका आंसर नो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए यस, एसिड डू कंटेन OH minus ion, but the concentration of OH minus ion is very less than H plus ion. That's why they are acidic in nature. तो बेस का भी आंसर आप ऐसे ही लिख लेना कि बेस भी क्या करते हैं, H प्लस आयन कंटेन करते हैं, लेकिन क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से जो हमें इफेक्ट दिखता है वो OH माइनस का दिखता है और वो सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आई होप आपको कॉमन हो गया होगा कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है, बेस में क्या कॉमन होता है, और इन्हीं आयंस की वजह से आप देख सकते हैं इस एसिड्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, बेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। इन्हीं आयंस की वजह से क्या होता है, ये अच्छे कंडक्टर हैं, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में क्या है, गुड कंडक्टर है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास आयंस होता है। ठीक, चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन है, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं ग्लूकोज का, या फिर मैं, ये है ग्लूकोज हमारा, और एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं अपने इथेनॉल का, इथेनॉल इज इथेनॉल बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली। पढ़ेंगे हम अल्कोहल को, पढ़ेंगे अच्छे से चैप्टर 4 में। देखिए ये ग्लूकोज और इथेनॉल, इनके पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां तो OH दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो क्या ये एसिड और बेस हो सकते हैं, क्या ये एसिड और बेस हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ हाइड्रोजन दिखने से या OH दिखने से वो एसिड और बेस नहीं हो जाएंगे, एसिड और बेस के लिए OH माइनस आयन का होना जरूरी है और H प्लस आयन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। नहीं तो ऐसे तो पानी भी आप एसिड या बेस में, आप इसको भी कैटेगरी में बांट सकते थे, पानी को भी एसिड बना देते या बेस बना देते, क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहां पर वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन तो दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन ये H प्लस आयन के फॉर्म में नहीं होता, ये H प्लस आयन के फॉर्म में नहीं होता, जिस वजह से ये ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। तो यहां पर ना ही ग्लूकोज हमारा एसिड है ना ही इथेनॉल हमारा एसिड है। क्यों? क्योंकि जब आप इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये आयंस में ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे, ना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे ना H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो जब ये आयंस में ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे, जब इनके पास आयंस ही नहीं है, तो ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है। ठीक है, और इसी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ग्लूकोज और अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, आयंस में ब्रेकडाउन नहीं होते। जैसे यहां पर ये देखिए आयंस में ब्रेकडाउन हो गए ना एसिड्स और बेस, वैसे ग्लूकोज और इथेनॉल आयंस में ब्रेकडाउन नहीं होते, जिस वजह से ना ये एसिड है ना ये बेस है। और हाँ, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। वेयर एज एसिड और बेसिस को जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो वो आयंस में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, और या वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो आयन से ब्रेकडाउन हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसिड्स और बेसिस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा अगर हम एसिड या बेस को पानी में डालें, क्या होगा अगर हम एसिड और बेस को पानी में डालें। बहुत सिंपल सी बात है, हमने देख लिया है ये चीज क्या होना चाहिए। अगर आप किसी भी एसिड को पानी में मिक्स करते हो या पानी में ऐड करते हो या डिसॉल्व करते हो तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं? अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन जब आप एसिड को पानी में ऐड करते हो ना, तो एसिड जैसे ही अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है, जैसे यहाँ HCl को हमने वाटर में डाला तो इसने H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो गया, अलग हो गया। तो यहां पर ये H प्लस आयन क्योंकि फ्री स्टेट में नहीं रह पाता, तो ये क्या करता है, ये H प्लस आयन जो है ये वाटर से कंबाइन कर लेता है या वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है।
ये हमारा कौन सा आयन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। कब बनता है, जब आप किसी एसिड को पानी में ऐड करते हो, तो पानी में ऐड करते ही वो एसिड अपने आयन्स में टूटता है, और जैसे ही H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो कुछ ऐसा ही होता है और दूसरे एसिड्स के साथ भी। अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, जैसे ही आप इसको पानी में ऐड करेंगे ना, पानी में ऐड करते ही ये आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आयन्स में टूट जाएगा। और जैसे ही आयन्स में टूटेगा तो जो H प्लस आयन फॉर्म हुआ था, जो H प्लस आयन बना था, वो तुरंत पानी के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, याद रखना हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और वाटर का कॉम्बिनेशन से बना हुआ आयन होता है। ठीक है, कब बनता है, जब आप किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हो। ठीक है, तो आप किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, वो क्या करेगा, वो अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में टूट जाएगा और आपको हाइड्रोनियम आयन के साथ एक एक निगेटिव आयन मिलेगा। वो निगेटिव आयन डिपेंड करता है एसिड आपने क्या लिया। जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो निगेटिव आयन क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ली तो मुझे सल्फेट मिलेगा निगेटिव आयन में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने एसिड कौन सी ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिस की बात कर लेते हैं। अगर हम बेसिस की बात करें तो जैसे ही आप बेस को पानी में ऐड करते हो, जैसे ही आप बेस को पानी में ऐड करते हो, जैसे ही आप बेस को पानी में ऐड करते हो, तो बेस को जैसे ही आप पानी में ऐड करोगे तो बेस क्या होगा, बेस भी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, बेस भी अपने रिस्पेक्टिव आयन में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, और क्योंकि ये पानी में डालती है आयंस में ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि पानी, ऐसा पानी जिसमें पहले से ही आयंस हैं, ऐसे लिक्विड जिसमें पहले से ही आयंस है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या होगा, वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेंगे। इसीलिए एसिड और बेसिस हमारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमने एक बात शुरू में भी डिस्कस की थी, बीच में भी डिस्कस करी जब हम मेटेलिक ऑक्साइड्स को पढ़ रहे थे, कि ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं इनको एल्कली बोलते हैं, एल्कलीज। ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, देखो पानी में डाला आयंस में टूट गया अलग बात, आपने पानी में डाला और वो पानी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, तो ऐसे बेस जो पानी में डालते ही पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन बेस को क्या कहते हैं, उन बेस का एक स्पेशल नेम है एल्कलीज। क्या नाम है इनका, एल्कलीज। ठीक है, चलिए ये हो गया जब क्या होता है, अगर आप किसी एसिड या बेस को पानी में ऐड करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव आयन से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हाइड्रोजन मतलब जो आपका एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन और एक रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन बनाता है, वो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। वहीं बेसिस की बात करें, बेसिस को जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये बस अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो गए, अलग हो गए। ठीक है, तो यहां पर ये होता है अगर आप इनको पानी में ऐड करो। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना होगा आप देख सकते हो, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये सिंबल एसिड के कंटेनर्स पर बना होता है। जो ऐसे कंटेनर जिनमें एसिड होती है उन पे ये सिंबल बना होता है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें हमेशा पानी में एसिड को ऐड करना है। कभी भी एसिड लिया और एसिड में अगर आप पानी ऐड करने लगोगे, ये नहीं करना, कभी भी एसिड में पानी ऐड नहीं करना चाहिए, हमेशा पानी में एसिड को ऐड करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप देखो, मैं लिख देता हूं, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर चैप्टर 1 पढ़ा है तो एक्सोथर्मिक का मतलब पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होता है, पानी और एसिड का, एसिड में पानी को ऐड करना एक ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो वो एक सडन, बहुत अचानक से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा जिससे हो सकता है वो बीकर जिसमें एसिड रखा था वो फट जाए, या हो सकता है स्प्लैश आउट हो जाए। स्प्लैश आउट मतलब जैसे छिट्टे आते हैं ना, वो छिट्टे आ जाए आपके ऊपर, आपको डैमेज, आपको हार्म कर दें। तो इसलिए हम कभी भी एसिड में पानी को ऐड नहीं करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, पानी में एसिड को ऐड करते हैं। हमेशा हम जो है, हमेशा हम, अगर ये मेरा वाटर है तो मैं यहां जो बना रहा हूं उसका एक मतलब है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप,
हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं पानी में। ऐसा नहीं कि पानी लिया और पूरा बीकर एसिड लिया और ऐसे मिला दिया, ऐसे भी नहीं करना। आपको पानी लेना और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है, एसिड को ऐड करना है। ऐसा इसलिए ताकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो उससे बहुत कम हीट जनरेट हो। अगर आप एसिड में पानी अचानक से मिला दोगे या पानी में एसिड अचानक से मिला दोगे तो दोनों बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे एक्सपेरिमेंट करने वाले पर्सन को या उनको मिक्स करने वाले पर्सन को हार्म हो सकता है, प्लस आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर आ जाए व्हाई वी शुड ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर, तो इसका आंसर लिखोगे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पहले तो ये बताओगे कि एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अ सडन एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड produces lot of heat which can cause damage to a person doing experiment or the nearby person। ठीक है, इस वजह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। अब बात करते हैं, हमने एसिड और बेसिस तो पढ़ लिया, हमें यह भी पता है कि कुछ एसिड स्ट्रांग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं। तो इसको पता कैसे लगाया जाए कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कितना वीक है? तो इसको पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल का। किसका यूज करते हैं? पीएच स्केल। देखिए यहां पर पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या करता है, पता करता है कि हाइड्रोजन आयन कितने अमाउंट में। देखो भैया, कोई एसिड स्ट्रांग तब होगा जब वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, या कोई एसिड वीक तब होगा जब बहुत कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो कोई एसिड कितना स्ट्रांग है डिपेंड करता है कि उसके पास कितना हाइड्रोजन आयन है। तो ये जो पीएच स्केल होता है, ये जो पीएच स्केल होता है, ये यही मेजर करता है, ये यही चीज मेजर करता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन, कितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। यहां पीएच स्केल का जो मतलब होता है, पीएच स्केल का होता है पोटेंस। पी का मतलब होता है पोटेंस और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसको अगर एक साथ बोला जाए तो पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस एक आपका जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन। तो ये पीएच स्केल क्या नाम ही बताता है कि ये क्या कैलकुलेट करता है, ये क्या इवेल्युएट करता है कि हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का पीएच में जो पी का फुल फॉर्म है वो है पोटेंस और एच यूज किया गया हाइड्रोजन के लिए। एक साथ बोलेंगे तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब होता है पीएच स्केल का। ठीक है, पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल का एक स्केल है। तो भैया इस पे जैसे स्केल हमारी होती है उसमें नंबरिंग होता है ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वैसे जो हमारा पीएच स्केल होता है ना, इस पे जो रीडिंग होती है वो 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक होती है। जो 0 रीडिंग है वो बताती है कि वो जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा एसिडिक है, और ये जो 14 है ये हमें बताता है कि जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अच्छा यहां पर ये बेसिकली क्या होता है, एक हमारी स्केल होती है जिसपे 0 से 14 तक की नंबरिंग होती है, जो आपको बताता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक या कितनी ज्यादा बेसिक है। यहां पर स्केल की बात करें तो आपको एक यहां 0 है और यहां 14 है, मिडल में स्केल के 7 होता है। तो 0 से 7 जो वैल्यू होती है वो एसिड को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में आ गया, इसका मतलब वो क्या होगा, वो एसिड होगा। और अगर 7 से 14 के बीच में आया तो वो बेस होगा। ठीक है, 7 से जितना आप 0 की तरफ बढ़ोगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो, और 7 से जितना आप 14 की तरफ बढ़ोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी अगर आप बात करते हो, आप 14 से 0 की तरफ जा रहे हो तो मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है। अगर आप 0 से 14 की तरफ बढ़ रहे हो तो यानी सॉल्यूशन बेसिक होता जा रहा है। तो यहां पर आप देखिए, यहां जो 7 है ये न्यूट्रल वैल्यू है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। 0 से 7 के बीच में एसिडिक, 7 से 14 के बीच में बेसिक। और 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, 7 न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। आप 7 से जितना 0 की तरफ बढ़ोगे चीजें उतनी एसिडिक होंगी, आप 7 से जितना 14 की तरफ बढ़ोगे चीजें उतनी ज्यादा बेसिक होंगी। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, 0 का मतलब होता है उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन सबसे बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये शेड आपको दिखाऊं, ये हाइड्रोजन आयन का शेड अगर मैं ये मानूं इसको, और ये इसको मैं मानूं, ठीक, अगर ये जो शेड है ये हाइड्रोजन आयन है, तो यहां आप देख सकते हो कि 0 पर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप 0 से आगे बढ़ रहे हो, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और 7 पर आकर के
क्या हो जाता है 7 पे वो सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है, इसका मतलब उनमें हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन दोनों का क्या लेवल बराबर है, दोनों का लेवल क्या है, दोनों का लेवल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीएच स्केल होता है बेसिकली वो 0 से 14 तक की रेंज होती है, उसमें 0 सबसे ज्यादा एसिड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, 14 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, 7 आपकी न्यूट्रल वैल्यू होती है, 7 से 0 के बीच में एसिड्स, अगर 7 से 0 के बीच में रीडिंग आ रही तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर 7 से 14 के बीच में रीडिंग आ रही तो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पीएच वैल्यू से पता चलती हैं। अच्छा, ये पीएच स्केल जो बनाया जाता है ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से बनाया जाता है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे सारे इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे अभी लिटमस पेपर में इंडिकेटर हमने पढ़ा, टर्मरिक हमने एज इंडिकेटर पढ़ा, हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात करी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। उन इंडिकेटर्स के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे यहाँ पर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाटर, प्रोपेनॉल, फेनोक्थिलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइल, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइल ब्लू, सोडियम बाइसल्फाइड, और ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको कैसे बताता है कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली थोड़ा एडवांस होता है। ये सिर्फ कलर चेंज नहीं करता, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पर आपको बताता है कि ये एसिड स्ट्रांग है। यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ एसिड और बेस नहीं बताता, आपको ये भी बताता है कि वो एसिड कितना स्ट्रांग है या वो एसिड कितना वीक है। कैसे बताता है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पीएच स्केल भी यूनिवर्सल इंडिकेटर से बना होता है। तो यहां आप देख सकते हैं 0 पर डार्क रेड कलर है, 1 पर आगे थोड़ा लाइट हो गया, 2 पर आगे ऑरेंज हो गया, 3 पर आगे लाइट ऑरेंज हो गया, फिर 4 पर आगे येलो हो गया, डार्क येलो, फिर 5 पर और डार्क येलो, 6 पर 7 पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलर ब्लू होता चला जा रहा है, फिर पर्पल हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पर वो बता देता है। अगर जैसे मान लेते हैं मेरा कलर जो आया, मैंने कोई सॉल्यूशन लिया और उसका कलर मान लेते हैं ये वाला ब्लू आ गया, इसका मतलब ये तो पता चली गया कि वो बेस है, साथ में ये भी पता चल गया कि वो वीक बेस है। वो कैसा बेस है? वीक बेस है। मान लेते हैं हमने कोई सॉल्यूशन लिया और उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पर चेक किया और यूनिवर्सल इंडिकेटर ने कलर चेंज करके ये वाला येलो कलर हमें शो किया, तो इससे पता चलेगा कि वो एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्योंकि 3 एक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, माइल्ड एसिड नहीं कहेंगे, माइल्ड का मतलब हो जाएगा कि वो उसकी पीएच या तो 6 है या तो 5 है। ठीक है, 4 से नीचे अगर हम जाने लगते हैं तो वहां पर एसिड थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, वो हमें ये भी बता देता है कि वो चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या कितनी ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो पीएच स्केल जो बनाया जाता है, पीएच स्केल में यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक पेपर लेते हैं, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज किया जाता है पीएच स्केल बनाने में, और यहाँ पर अलग अलग कलर्स आपको अलग अलग पीएच वैल्यू बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है पीएच रेंज जिनको 3 से कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, रेड कलर आपको शो हो जाएगा। अगर आप एसिड को गिराओगे तो रेड कलर आएगा। 3 से 6 के बीच में वीक एसिड हो जाएगा, 7 आपका न्यूट्रल हो जाएगा, 8 से 11 आपका वीक बेस हो जाएगा, और 11 से ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर कॉम्पोजिशन है, ये याद रख लेना, इस चीज को याद रख लेना कि पीएच स्केल का कौन सा कलर, पीएच स्केल का कौन सा कलर आपको कौन सा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ये चीज याद रखना। 3 से कम है तो रेड आएगा, और रेड आ गया समझ जाना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। अगर आपको ऑरेंज या येलो आ गया समझ जाना वीक एसिड है, ग्रीन आ गया तो न्यूट्रल है, ब्लू आ गया तो वीक बेस, और अगर पर्पल या इंडिगो आ गया तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कलर आपको याद होना चाहिए कि पीएच स्केल किस पीएच वैल्यू के लिए कौन सा कलर शो करता है। ठीक है, कभी कभी केस बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है कलर पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो हम खुद, हमारा स्टमक खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसकी जो पीएच वैल्यू मेजर की गई है वो 1.2 मेजर की गई है। कितनी मेजर की गई है? 1.2। 1.2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसका कलर क्या शो करेगा? वो ये कलर शो करेगा, ऑरेंज कलर शो करेगा। क्या शो करेगा? ऑरेंज कलर। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में भी 3-4 सॉल्यूशंस के, आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के पीएच लिखे गए, पीएच वैल्यू लिखी गई है, और साथ ही उनका कलर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। देखिए, पीएच स्केल बेसिकली क्या करता है ना, पीएच स्केल ये बताता है कि हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग पीएच क्या करता है? कलर शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर पीएच का जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज है उसकी बात कर लेते हैं। देखो प्लांट्स और एनिमल्स के पीएच, क्या हम प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, ह्यूमंस भी पीएच सेंसिटिव होते हैं भैया। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। जो हमारा जो पीएच रेंज है हमारा न्यूट्रल रेंज है, मतलब हमारी बॉडी 7 से 7.8 के पीएच रेंज में वर्क करती है। हमारी बॉडी जो है या एनिमल्स की बॉडी जो है वो 7 से 7.8 के पीएच में वर्क करती है, जो कि एक न्यूट्रल वैल्यू है। पीएच क्या है? मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी जो रेन वाटर वगैरह होता है ना, रेन वाटर, वो एसिडिक रेन क्यों कहलाता है? एसिडिक रेन इसलिए कहलाता है क्योंकि उस रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से भी कम होता है। 5.6 से कम यानी वो एसिड की कैटेगरी में आ गया, वीक एसिड की कैटेगरी में। तो जब हमारे सराउंडिंग में जब एसिड रेन होती है जिसका पीएच 5.6 होता है, और ये एसिड रेन जब पानी में जाकर के मिलती है तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जब एसिड रेन पानी में जाकर के मिलती है तो पानी का पीएच घट जाता है, पानी एसिडिक हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी एसिडिक रेन, ज्यादा एसिडिक होने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो जी बिल्कुल, हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, हम सब पीएच सेंसिटिव हैं और हम एक नैरो पीएच रेंज में काम करते हैं जो कि है 7 से 7.8। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन आवर बैकग्राउंड। देखिए सॉइल का पीएच कुछ भी हो सकता है, सॉइल एसिडिक भी हो सकती है, सॉइल बेसिक भी हो सकती है, सॉइल न्यूट्रल भी हो सकती है। देखिए क्या होता है, हमारे सॉइल में ना बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। हमारे सॉइल में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस सॉइल का पीएच डिसाइड करते हैं, उस सॉइल का पीएच डिसाइड करते हैं। तो अगर हमारा सॉइल स्ट्रांगली एसिड है, मतलब हमारे सॉइल का पीएच 5.5 से कम है, तो इससे प्लांट की ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। देखो पीएच ज्यादा कब होता है? जब एल्यूमिनियम ज्यादा हो जाता है सॉइल में, एल्यूमिनियम एक न्यूट्रिएंट है, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, या कैल्शियम की कहो डिफिशियंसी हो जाए, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारे सॉइल का पीएच है ना वो कम हो जाता है, वो सॉइल एसिडिक हो जाती है और उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। और सॉइल हमारे बेसिक भी हो जाते हैं। अगर सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक हो गए, कॉपर हो गए, बोरॉन, मैग्नीज, इन सब की डिफिशियंसी हो जाए सॉइल में, इन सब एलिमेंट्स की डिफिशियंसी हो जाए, तो उस केस में हमारी सॉइल क्या हो जाती है? सॉइल बेसिक हो जाती है, और बेसिक सॉइल भी अच्छी नहीं है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो हमारी सॉइल को क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा, तभी उस पर अच्छी प्लांट ग्रो हो सकता है। जो हमारा जो सॉइल की एक अच्छी पीएच रेंज है वो 5.5 से 7.5 के बीच में रिलाई करती है। 5.5 से 7.5 के बीच में जो सॉइल की जो पीएच है वो अच्छी क्वालिटी का सॉइल माना जाता है, और इस सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ना ज्यादा एसिडिक सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ हो पाती, क्योंकि अगर वो एसिडिक है इसका मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, या वो बेसिक है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है। तो अगर आपको ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट पर रख दिया जाए तो क्या आपकी ग्रोथ अच्छी होगी? नहीं होगी। प्रोटीन बिल्कुल छीन लिया जाए, खाना दिया जाए, भर पेट खाना दिया जाए, लेकिन उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना, तो आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहोगे लेकिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। वैसे ही अगर सॉइल में भी किसी न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाए, कोई न्यूट्रिएंट बहुत कम हो जाए, तो सॉइल को एसिडिक या बेसिक बना देते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से हमें अपने सॉइल का पीएच रेगुलरली, जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको अपनी सॉइल का पीएच हमेशा रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर सॉइल एसिडिक निकल जाए तो उसमें बेस ऐड करना चाहिए ताकि उसको न्यूट्रल किया जा सके, या ये पता किया जा सके किस न्यूट्रिएंट्स की कमी या किस न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा होने से वो सॉइल एसिडिक हो गई है, और फिर उसके साथ सॉइल ट्रीटमेंट हो, तब जाकर वहां पर क्रॉप लगानी चाहिए जिससे प्रोडक्शन अच्छी हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सॉइल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया, हमारा जो स्टमक है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है ना वो 1.2 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसकी मदद से क्या होता है, हमारा खाना जो होता है डाइजेस्ट होने में मदद करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, प्लस खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में चला गया तो उसको भी मारने में मदद करता है। तो जिस वजह से अभी कभी कभी क्या होता है ना, हमें इनडाइजेशन, कब्ज वगैरह बनने लगता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब उस केस में एसिड बहुत ज्यादा, हमारे स्टमक में किसी रीजन से बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दिया है। तो जिसको ठीक करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, आप एंटासिड्स लेते हैं, इनो वगैरह पीते हैं। तो इनो क्या है? बेस है। इनो क्या है? बेस है, जो क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ आपके स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और आपका स्टमक का जो पीएच होता है वो वापस से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पीएच चेंज, जो जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। देखिए क्या होता है, हमारा जो माउथ है ना,
वो उसका पीएच 5.5 से ज्यादा होता है। लेकिन जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा दांत होता है ना, वो जो हमारी टीथ होती है ना, वो बनी होती है किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये देखो, ये वाटर से ना, ये वाटर से इसका वाटर से नहीं गलता। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट बेसिकली बोले, ये बहुत स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। जो टीथ जिस सब्सटेंस से बड़ा है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कह रहे हैं या कैल्शियम फॉस्फेट कह रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और ये पानी से कभी डिकम्पोज नहीं होता। हमारे माउथ में हमेशा सलाइवा प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, ठीक है, लिक्विड कंडीशन होती है माउथ में। तो ये लिक्विड कंडीशन से कभी हमारा ये जो टीथ है वो कभी भी डिके नहीं होता। टीथ डिके होता है एसिडिक मीडियम से। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, कितने से? 5.5 से कम हो जाता है, उस केस में हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, टूथ का डिके स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई खाना खाया, कोई मीठी चीज खाई और वो दांतों में फंस जाती है, आपको लगता है कि वो नहीं फंसी, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल दांतों में फंस जाते हैं, और इतने काफी हैं। हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो जो चीजें जो हमारे दांतों में फंस गई हैं, या मीठी चीजें जो हमारे दांतों में फंस गई हैं, तो बैक्टीरिया उनको खा करके डिकम्पोज करते हैं। और जब बैक्टीरिया उनको खा करके डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो उस दौरान वो एसिड बनाते हैं, वो एक एसिड रिलीज करते हैं। उनको डिकम्पोज करने के दौरान उन चीजों को जो हमारे दांतों में फंस के रह गई, जब बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और वो एसिड माउथ का पीएच 5.5 से कम कर देता है। वो एसिड क्या करता है? माउथ का पीएच 5.5 से कम कर देता है, जिससे क्या होता है? हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमें हमें अपने दांतों को फिट रखना है, हमारे अपने दांतों को हेल्दी रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। इसलिए डे में 2 टाइम्स ऑफ ब्रश बोला गया है, एक मॉर्निंग में उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। जब हम खाना पीना एकदम खा चुके होते हैं, तो हमें एक बार ब्रश कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है? अगर कोई भी शुगरी पार्टिकल या कोई भी तरह, किसी भी तरह का फूड पार्टिकल दांतों में फंसा है, तो वो वॉश आउट हो जाए और हमारे बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करके किसी भी तरह का एसिड प्रोड्यूस ना कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपको एक दिन में तो नहीं होने वाला चेंज, लेकिन लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग ड्यूरेशन पे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद अगर वो रूटीन है कि दांतों में खाना फंसता चला जा रहा है, तो वो आपके दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट है हमारा पीएच का, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, मैंने एनसीईआरटी से डिस्कस करी है। जहां लगा कि एनसीईआरटी का ही मटेरियल बताना चाहिए, वहां मैंने एनसीईआरटी बताया। जहां मुझे लगा कुछ एड ऑन देना चाहिए, वहां मैंने एड ऑन मटेरियल्स भी आपको दिए हैं। तो आप इससे पढ़ लोगे, सफिशिएंट रहेगा आपको। अभी तक जितना मैंने लेक्चर बताया, आप इन लेक्चर्स को देखिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी, आपको मेरे पढ़ाने के बाद भी एक बार एनसीईआरटी को रीड करना है। रीडिंग आपके ऑब्जर्वेशन को ज्यादा अच्छा कर देती है, आपको समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप रीडिंग करोगे, तो कुछ लाइंस ऐसी होंगी जिसका मतलब आपको शायद पहले नहीं समझ में आता, लेकिन अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अब लास्ट ये है हमारा पीएच का, जो हमारा पीएच के बारे में है। तो यहां पर देखिए, कभी भी आपको एंट चींटी काटे तो खुजली होती है, वहां इरिटेशन होती है। आपको बी काट ले तो वहां पर आपके स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? तो देखो, नेचर ने ना सभी को ना कुछ सोच के बनाया है। तो ये जो छोटे इंसेक्ट्स वगैरह है ना, इनको ना नेचर ने एक कह सकते हैं एक एडिशनल फीचर दिया हुआ है, जिससे वो अपने आप को बचा सके। और वो क्या है? वो स्टिंग है। स्टिंग मतलब डंक, जो उनको मिलता है। क्या होता है, अगर इन्हें कहीं खतरा या किसी से खतरा समझ में आता है, तो ये क्या करते हैं? वहां पर डंक मार देते हैं उस चीज को। तो जिससे क्या होता है, वो उस चीज से, या तो वो चीज उनसे दूर चली जाए, या तो फिर वो वहां पर उलझ के रह जाए और वो अपने आप को बचा सके, इसलिए उनको मिला है। तो यहाँ ये जो स्टिंग होती है ना, बी की जो स्टिंग होती है, या फिर आप चींटियों की बात कर लीजिए, उनके स्टिंग में ना एसिड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? एसिड। वो एसिड बेसिकली, हमारा जो एसिड होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इसको कहीं कहीं पर फॉर्मिक एसिड, इसको जो कॉमन नेम, इसका नाम फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके ना एंड स्टिंग में या बी स्टिंग में ये सब क्या होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है, तो उस चीज पर वो अटैक करते हैं अपने स्टिंग से, और उसकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को रिलीज या मिथेनोइक एसिड को रिलीज कर देते हैं। और जैसे ही बॉडी, जैसे हमें चींटी काटती है, तो हमारे बॉडी में जब वो स्टिंग करती है, बाइट करती है, तो होता क्या है, हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड को छोड़ देती है। और जहां पर जिस रीजन में फॉर्मिक एसिड को छोड़ दिया जाता है, वहां पर बहुत इरिटेशन होती है। और
और हमें क्या करना है, अगर हमें उसको ठीक करना है तो हमें वहां पर किसी तरह का बेस जैसे बेकिंग सोडा वगैरह अप्लाई कर लेना चाहिए, ताकि वहां पर बेस लगाने से क्या हो, जो भी एसिड हमारे स्किन में है वो एसिड को वो बेस क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे या नलीफाई कर दे, जिससे हमारी इरिटेशन कम हो सके या खत्म हो सके। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी ऐसा मिलता है। आप बहुत सारे पेड़्स को ऐसे देखोगे उनके लीव्स में निडल्स होते हैं, निडल जैसे लीफ होती है। बनाने को अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये जो लीफ मैं बना रहा हूं, इसके ना शार्प एजेस हैं, यहां पर देखिए, इसको देखिए, नोटिस करिए इन सब एजेस को। ये सब क्या है, ये सब जो लीव्स के जो एजेस है ना, इतने शार्प होते हैं कि अगर आप इनके पास चले गए, टच हो गए तो आपको धसेंगे ही। और इनमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, जिससे ये अपने आप को इंसेक्ट वगैरह से बचाते हैं। जैसे इंसेक्ट्स पेड़ खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, तो इससे बचने के लिए इनको इनको भी भगवान ने एक तरीके का फीचर दिया हुआ है, जिससे क्या कर सकते हैं, खुद को अपने आप को इंसेक्ट वगैरह से बचा सकते हैं। तो इतना ही है हमारे पीएच के बारे में एनसीईआरटी में, हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर है वो हमारा सॉल्ट्स पर बेस्ड होगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करो, लेक्चर देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।